हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैं आपके लिए D++D के लिए NCERT 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक से फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ। ओके, क्योंकि D++B में एसएस में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के 20 या 25 पता नहीं है कि किसके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम इकोनॉमिक्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं, क्योंकि 6th, 7th और 8th में इकोनॉमिक्स नहीं आती है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। ये NCERT की बुक है गाइस, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर एक क्वेश्चन इन्हीं में से ही पुटअप होते हैं। ओके, देन स्टार्ट करती हूँ मैं। अवलोकन। देखो, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन तथा आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। यथा मतलब कि जैसे प्राकृतिक संसाधन की जरूरत होती है, मानव निर्मित वस्तुएं की, मानव प्रयास एंड मुद्रा मतलब पैसे। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं परिचय इस गांव के बारे में। ये जैसे वैसे यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव के अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति मतलब कि SC, ST, दलित के लोगों के संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। तो देखा, जो दलित परिवार है वो कैसे घरों में रहते हैं, मिट्टी और फूस के बने घरों में रहते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी, ये इधर साइड में है, नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 हाई स्कूल। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पेपर के लिए। ये देखो, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। गांव में क्या है, खेती ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खेती ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। यहाँ हम करेंगे। देखो, उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? पहली, भूमि, जहाँ पर हमें प्रोडक्शन करना है। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। सेकंड क्या है? सेकंड नीड है श्रम, मतलब कि लोग, जो लोग काम करेंगे।
श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता, थर्ड नीड क्या है? भौतिक पूंजी, मतलब कि पैसे, रुपए। अच्छा, भौतिक पूंजी बोल रहे हैं औजार, मशीन, भवन, ऐसे। देखो, भौतिक पूंजी में क्या क्या आता है? औजार आते हैं, मशीन आती है और भवन आते हैं। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तथा इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। किन किन को स्थायी पूंजी कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। औजार, मशीन और भवनों को स्थायी पूंजी कहा जाता है। ठीक है, जो स्थायी होते हैं, स्थायी रूप होता है जिसका। कच्चा माल और नकद मुद्रा, कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, ये सूत, और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, ये कच्चा माल होती है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से ही तो कार्य होगा। कच्चा माल होगा हमारे पास तभी तो हम पक्का माल बनाएंगे, और नकद पैसे होंगे तभी तो हम श्रमिकों को पैसे देंगे। औजारों, मशीनों तथा भवनों से विभिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ये चीजें तो समाप्त हो जाती है। कच्चे माल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, नकद पैसे से सैलरी दे देते हैं या सामान खरीद लेते हैं, तो ये चीजें तो समाप्त हो जाती है। बट जो स्थायी चीजें हैं, औजारों, मशीनों और भवनों, ये समाप्त नहीं होती, ये तभी तो इनका नाम स्थायी है। फोर्थ नीड क्या है हमारी? आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे क्या कहा जाता है? मानव पूंजी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मानव पूंजी बोला जाता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अच्छा, ये ऊपर था क्या कुछ? हाँ, अच्छा, इधर था। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मानव पूंजी के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो चित्र में, ये देखो, ये चित्र है हमारा यहाँ। ठीक है, अब देखो इस चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम, स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए, ये आपको करनी है। देखो, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। उत्पादन कैसे क्या होता है? भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। भौतिक पूंजी नहीं बोल के अब हम पूंजी बोलेंगे। भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। क्या कठिनाई है भाई? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। जो कृषि उत्पादन में हम एक कृषि करने के लिए एक कठिनाई आती है, क्या? कि जो भूमि क्षेत्र है वो स्थिर होता है। पालमपुर में
वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांवों की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है और नहीं बनाई जा सकती। देखो अब भूमि मापने की ये इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे फैक्ट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, हेक्टेयर। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में किया जाता है। भूमि गांव में कैसे मापते हैं? बीघा, भाई उसके तो 4 बीघा है, 5 बीघा है, या गुंठा बोल दिया जाता है। 1 हेक्टेयर मीन्स 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? हमें ये याद रखना है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। आगे देखो सेकंड, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? जैसे जो उन्होंने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया था, तो उसी भूमि से अब और अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? देखते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं। जहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव के भाग के गांवों की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम मतलब कि खरीफ, बरसात के मौसम में कौन सी फसल होती है? खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। किसकी खेती भाई? आलू की खेती, अक्टूबर और दिसंबर। सर्दी के मौसम में रबी के खेतों में गेहूं उगाया जाता है। रबी की फसल कौन सी है? में गेहूं है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकाल कर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी मतलब प्राइवेट नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी थी। देखिए अब ये भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है भाई। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, असर्शन और रीजनिंग में बोल देंगे कि दक्षिणी पठार में सिंचाई बहुत ज्यादा होती है और देश के कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। तो हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पठार में सिंचाई कैसी होती है भाई? कम होती है, और कुल कृषि क्षेत्र के 40% से ही कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं।
देख लो भाई। ये तो आइए चर्चा करते, ये नहीं है कुछ भी, यहाँ पढ़ते हैं। ये हमारा डाटा आ गया, डाटा ये, इसको देख लो। अंतिम गणना, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, आपने देखा कि एक जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। ठीक है, दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। जैसे अपने जानवरों के गोबर को से वो कूड़ी बना लेते थे और उस कूड़ी को खेत में डाल देते थे। 1960 के दशक में के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हुई। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया है। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती थी। HYV बीजों से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा थी। अब वो ज्यादा बेचते थे। ठीक है भाई, इधर पढ़ते हैं। ये नहीं है कुछ भी, ये भी नहीं है कुछ भी। हाँ, यहाँ पे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है तथा इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों आधार का अति उपयोग किया है। जिन अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं।
लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। और ये क्या है? डाउन टू अर्थ नई दिल्ली के द्वारा ये रिपोर्ट में कहा गया है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये देखो, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 मतलब कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। मतलब दलितों के पास में ही नहीं है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। देखिए, 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की, ये तो नहीं, ये कुछ नहीं है। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं। ये जो अभी हमने देखा था, ये छोटे छोटे टुकड़े, ये देखो, ये छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। इनको आपने अभी देखा था। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं और दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। देखिए, इधर तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये चीजें है ना, छोटे छोटे बिल्कुल। और ये इधर देखिए, ये कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े है ना। ये इधर फिर से छोटे छोटे आ गए, ये इधर फिर से बड़े बड़े हैं, ये देखो। तो ये अमीरों के होंगे और ये दलित परिवारों के या छोटे परिवारों के होंगे। हाँ, कृषि क्षेत्र मतलब 55.4, ये सीमांत एवं छोटे कृषक है। ये 2 हेक्टेयर से कम जमीन इतनी ज्यादा 55.4 के पास में है। और अर्ध मझोले और बड़े कृषक ये इधर है, ये रहे 85% है। कृषकों की संख्या है 85% और जो छोटे कृषक है वो है 15%। ठीक है, हम इधर देखते हैं आगे। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कार्य है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। देखिए, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते थे या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई, ये आप पढ़ लेना गाइस, इधर उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता था जैसा किसानों का होता था, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी मिलती थी उनको, वेतन। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती थी, या तो उनको पैसे मिलते थे या कुछ थोड़ा सा अनाज मिल जाता था। ठीक है,
आगे कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक फसल से दूसरी फसल और खेत में से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी विभिन्नताएं हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपए। सरकार ने क्या कर रखा है, न्यूनतम वेतन एक दिन का 300 रुपए। ये मार्च 2019 का है, निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। पालमपुर में खेती और श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती और श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से है। इधर देखो, गांव के कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं? ये यहाँ पे कुछ नहीं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी आप पहले ही देख चुके हैं। खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः किसानों को पहले से अधिक पैसा चाहिए। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों का ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। देखिए, ये इधर सविता की एक कहानी दे रखी है, आप पढ़ लेना। ये वीडियो रोक कर पढ़ लेना, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। ये इधर उसी की कहानी चल रही है, आप पढ़ लेना। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है? क्योंकि उनके खेत बड़े होते थे, तो बड़े भाग में बचत हो ही जाती है। हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम, पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरते हैं। ये उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में खेती और मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित है। वे या तो भूमिहीन परिवारों से है या खेतीहर मजदूर है। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। ये ऐसे कुछ नहीं, ये बच्चों के लिए ही है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं हम। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब जो जैसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है या चावल, तो उन अपने घर के लिए रखकर जो उन कृषि उत्पादों की जो बिक्री करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग किया। अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया, गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग मतलब खाने के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष बाकी का बचा हुआ गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वह परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसीलिए मझोले व बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। ये चित्र था, उसमें गेहूं से लदी बाजार वाली ये आपने देखी होगी। एक बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष
तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। ये ऐसे कुछ नहीं है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य काम करते हैं, मतलब कि 75% लोग कृषि ही करते हैं। देखो, कृषि के अतिरिक्त जो काम होता है, डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास, बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में भेजा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है। वहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। ये ऐसे ये कुछ नहीं है। ये देखती हूँ कितना बच रहा है ये अभी चैप्टर। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। ये इनकी कहानी आप पढ़ सकते हो। ये यहाँ के दुकानदार के बारे में हम पढ़ते हैं। पालमपुर में ज्यादातर लोग कैसे वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। या आपने सामान सब देखा होगा, ये सब चीजें होती हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली। वे खाने की चीजें बेचते हैं। परिवहन की आ गई, परिवहन आ गया। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ये सब चलते हैं। और जो परिवहन सेवाओं में शामिल है, वो लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। ये किशोर की कहानी है। इन कहानी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इधर आ जाओ, नहीं बनेंगे इधर। हम यहाँ पढ़ते हैं, सारांश पढ़ते हैं। गांव में खेती एक मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती ही अभी हमने पढ़ा है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी और दुर्बल है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत के किसानों की कुल जनसंख्या का 80% है। छोटे किसानों की संख्या कितनी है भाई? 80% है। ठीक है। पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त श्रम काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक उपयोग करना आदर्श होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आपस के गांवों, शहरों, कस्बों के रूप में जा रहे हैं। मतलब कि काम की तलाश में लोग दूसरे शहरों, गांवों और कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना आरंभ कर दिया है।
इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। गांव के ग्रामीण में क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, कितने? सिर्फ 24, 100 में से 24। तो ये हमने आज पढ़ लिया है गाइज, और ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। प्लीज देखो, ये एनसीईआरटी है। प्लीज शेयर करना, लाइक करना मेरी वीडियो और सब्सक्राइब करना। ये ऐसे ही मैं अब एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी अब मैं ऐसे ही फिनिश करवाऊंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके गाइज, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।